हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। हम पढ़ रहे थे मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। हम पढ़ रहे थे यूनिट 2। यहाँ पे लिखे हुए हैं यूनिट 2 में कवर होने वाले सारे टॉपिक्स के नाम। ऑलरेडी हम कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी कर चुके हैं, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस पढ़ चुके हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग डिसीजन भी पढ़ चुके हैं, मार्केट सेगमेंटेशन उसका कंसेप्ट क्या होता है, डेफिनेशन भी हमने पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंस भी उसके पढ़ लिए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन जो हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके मेरा चैनल देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस क्या होते हैं। जो मार्केट को सेगमेंट किया जाता है, सेगमेंटेशन किया जाता है, बांटा जाता है, उनके बेसिस क्या होते हैं, किस प्रकार के बेसिस में आप उनको बांट सकते हो या विभाजित कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं अपना वीडियो हिंदी लैंग्वेज में भी बनाती हूँ और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बनाती हूँ। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी लैंग्वेज में लिखना पसंद करते हैं, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या स्कूल के स्टूडेंट हो, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस क्या क्या होते हैं। ठीक है, अगर मार्केटिंग सेगमेंटेशन नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक बार पढ़ के आइएगा, पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए जल्दी से जा करके कि मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना चुका है, आप लोग को मैं पढ़ा चुकी हूँ। चलिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, बाजार विभाजन के आधार। जो हम बाजार को विभाजित करते हैं, मार्केट को सेगमेंट करते हैं, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा पहले शॉर्ट में बता देती हूँ। हम लोग 4 प्रकार के बेसिस पढ़ेंगे। पहला है आपको जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, क्लियर है, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। सेकेंड है आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। थर्ड पॉइंट है आपका साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। लास्ट है आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड लास्ट बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन से, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, भौगोलिक विभाजन बोला जा रहा है। हिंदी में क्या इसको बोला जा रहा है, भौगोलिक विभाजन बोला जा रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से यहाँ पे पॉपुलेशन को डिवाइड किया जा रहा है या मार्केट को डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द मार्केट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल फैक्टर्स सच एज कंट्री। ठीक है, एक तो आप कंट्री के बेस पे कर सकते हो, वो भी आपके ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर आती है। कंट्रीज के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो मार्केट को, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अलग चीज़ें चाहती होगी। ठीक है, यूएस की पॉपुलेशन अलग चाहती होगी, रशिया की पॉपुलेशन अलग डिमांड करती होगी, जापान का पॉपुलेशन अलग नीड्स का होगा, अलग वांट होंगे उनके। ठीक है, इसके अलावा स्टेट के हिसाब से भी आप उसको डिवाइड कर सकते हो। कंट्री के अंदर भी जो आप स्टेट्स देखते हो, जैसे कि पंजाब, ठीक है, पंजाब स्टेट को अगर हम लोग ले तो पंजाब का खाना पीना अलग है, पंजाब के रहने सहने का ढंग अलग है, और गुजरात के रहने रहने का रंग अलग है। इनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस में अंतर है। प्लस राजस्थान ले लीजिए, राजस्थान में अंतर है। प्लस आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, छत्तीसगढ़ के भी जो रहने सहने का तरीका है वो अलग है, खाने पीने का तरीका अलग है, डिमांड्स अलग है, प्रेफरेंसेस अलग है। तो आप स्टेट्स के हिसाब से भी इसको बांट सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप बांट सकते हो सिटी के हिसाब से भी। देखिए, स्टेट में आ जाने के बाद सिटी में भी थोड़ा
थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिटीज़ में भी आप डिफरेंस देख सकते हो, सिटीज़ के बेस पे भी आप बांट सकते हो कि कौन कौन से सिटीज़ किस किस प्रकार के वांट्स करते हैं, उनके प्रेफरेंसेस किस प्रकार से, उस पर भी आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हो। प्लस देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, रिलीजन के बेस पे भी आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, हिंदूज का अलग प्रेफरेंसेस होता है, मुस्लिम का अलग प्रेफरेंसेस होता है कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट को लेकर के। ठीक है, क्रिश्चियन का अलग प्रोडक्ट अलग वांट्स होते हैं, अलग प्रेफरेंसेस होते हैं। प्लस सिख कम्युनिटी जो होती है उनके अलग प्रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी डिफरेंस में आप बांट सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट के बेस पे भी बांट सकते हैं। देखिए क्लाइमेट के बेस पे भी बांट सकते हैं, क्लाइमेट मतलब वेदर। जैसे कि आप लोग देखोगे कि नॉर्थ की ओर अगर आप जाओगे, इंडिया नॉर्थ की ओर जाओगे तो जम्मू एंड कश्मीर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्लाइमेट वेदर आपको बहुत अलग दिखाई देगा, बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ का जो प्रेफरेंसेस होगा वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार होगा, उन लोगों के जो प्रेफरेंसेस होंगे उनके क्लाइमेट के हिसाब से अलग होंगे। और अगर आप मिड ऑफ इंडिया आकर के देखते हैं, जहाँ पे आपको यूपी दिखाई देगा, जहाँ पे आपको सीजी दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर के जो मिड ऑफ इंडिया होते हैं ना, वहाँ के क्लाइमेट अलग होते, तो उनके अलग प्रेफरेंसेस एंड डिमांड्स होते हैं। तो क्लाइमेट के अनुसार भी आप बांट सकते हो एक मार्केट को। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आप लोग देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से भी आप बांट सकते हो। पॉपुलेशन डेंसिटी भी हर जगह की अलग अलग होती है। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन की डेंसिटी अलग है, जापान के पॉपुलेशन की डेंसिटी अलग है, चाइना पॉपुलेशन डेंसिटी अलग है। तो आप पॉपुलेशन की डेंसिटी के हिसाब से भी बांट सकते हो। एक बार सेम चीज़ को मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। इस आधार पर बाजार को देश, राज्य, शहर, क्षेत्र, जलवायु तथा जनसंख्या घनत्व के आधार पर विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो हम ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ों को आपको याद रखना ही रखना है कि किन किन बेसिस पे हम ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन कर सकते हैं। कंट्री के बेस पे कर सकते हो, स्टेट के बेस पे कर सकते हो, स्टेट के बाद आप सिटी के बेस पे भी कर सकते हो, सिटीज़ के भी अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं डिफरेंट सिटीज़ के। रीजन के हिसाब से भी कर सकते हो, सॉरी मैंने आप लोगों को रिलीजन बता दिया था, यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है। आप रीजन के बेस पे भी कर सकते हो, क्लाइमेट के बेस पे भी कर सकते हो, पॉपुलेशन डेंसिटी के बेस पे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए प्रोडक्ट्स डिजाइन फॉर हॉट एंड कोल्ड रीजन। ठीक है, मैंने सॉरी गलती से क्लाइमेट आप लोग को बता दिया। हॉट एंड कोल्ड रीजन, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया था जम्मू एंड कश्मीर का, तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वहाँ पे अगर ठंड पड़ती है तो वहाँ के लोग ज़्यादातर प्रेफरेंस क्या करते होंगे कि हमको कुछ गर्म चीज़ खाने को या पीने को मिल जाए। ठीक है, वो लोग ज़्यादातर कोशिश करते होंगे कि जल्दी कुछ गर्म खा ले या जल्दी कुछ गर्म पी ले, ताकि वो जो वेदर में जो ठंडपन है ना, जो वहाँ पे ठंडक है, जो वहाँ पे कोल्ड रीजन है, वो उससे उनको थोड़ा सा बचत हो सके, वो सहने की उनमें शक्ति आ सके। ठीक है, तो वहाँ पे जो गर्म चीज़ें वो ज़्यादा बिकती होगी, जो ज़्यादा चलती होगी। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, नेस्कैफे की कॉफ़ी। ठीक है, नेस्कैफे की कॉफ़ी का अगर मैं आप लोग को एग्जांपल दूँ तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि हाँ जम्मू एंड कश्मीर साइड में, क्योंकि वहाँ पे बहुत कोल्ड वेदर होता है, ठंडा रीजन होता है, तो वहाँ पे नेस्कैफे की कॉफ़ी शायद ज़्यादा बिकती होगी, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर गर्म चीज़ें कंज्यूम करते होंगे। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया। वहीं आप देखो अगर हॉट रीजन है तो उस तरफ शायद बहुत ज़्यादा लोग चाय या कॉफ़ी ना पीते हो, क्योंकि उनको उतना ज़्यादा ठंड का एहसास नहीं होता है। वहाँ के लोग क्या प्रेफर करते होंगे? ज़्यादातर ठंडी चीज़ें खाने प्रेफर करते होंगे। ज़्यादातर लोग क्या सोचते होंगे कि भाई कोई कोल्ड ड्रिंक मिल जाती, यही सोचते होंगे कि कोई कोल्ड ड्रिंक मिल जाती जो हम पी सके।
ताकि हमको गर्मी कम लगे, ठीक है, ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो हॉट एंड कोल्ड रीजन के अनुसार भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है और मार्केट को बांटा जाता है, क्योंकि हॉट वेदर के लोग का अलग प्रेफरेंसेस होगा और जो कोल्ड वेदर के लोग हैं उनका अलग प्रेफरेंसेस होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सेम हिंदी में भी वही चीज़ लिखी हुई है, गर्म और ठंड क्षेत्रों के लिए अलग अलग उत्पाद बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेगमेंटेशन देखते हैं, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। क्या है? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जनसांख्यिकी विभाजन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन को हिंदी में बोला जा रहा है जनसांख्यिकी विभाजन। अब इसके अंदर देखते हैं किस प्रकार के विभाजन हो सकते हैं, ठीक है। द मार्केट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एज। एज के बेस पे आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एज के बेस पे कैसा डिफाइन कर सकते हो? चाइल्ड के हिसाब से एक मार्केट बन सकता है, एडल्ट के हिसाब से एक मार्केट बन सकता है, एडल्ट में भी टीनेजर्स के हिसाब से एक अलग मार्केट बन सकता है, मेल एंड फीमेल के हिसाब से एक अलग मार्केट बन सकता है, प्लस उसके अलावा बन सकता है सीनियर सिटीजन्स के लिए एक मार्केट डिवाइड किया जा सकता है। तो एज के हिसाब से भी बहुत सारे मार्केट बन सकते हैं। प्लस अब जेंडर में देखिए, जेंडर में भी अलग बन सकता है, मेल एंड फीमेल के बन सकते हैं, ट्रांसजेंडर के बन सकते हैं, जेंडर के अनुसार भी हम डिवाइड कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखिए इनकम लेवल भी सबका डिफरेंट होता है, इनकम लेवल किसी का सेम नहीं होता। जैसे कि हम लोग लेते हैं, ए नाम का पर्सन है, ये हमारे पास है बी नाम का पर्सन। ए नाम के व्यक्ति का जो सैलरी है वो 25,000 रुपये है और जो बी नाम का व्यक्ति है उसकी सैलरी जो है वो 50,000 रुपये है, ठीक है। तो इनके हिसाब से अलग अलग गुड्स मार्केटर को प्रिपेयर करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो बी व्यक्ति है जो गुड्स को अफोर्ड कर पाता है वो ए व्यक्ति भी कर पाए। तो ए व्यक्ति के प्रेफरेंसेस अलग होंगे और बी व्यक्ति के प्रेफरेंसेस अलग होंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा कंटेंट है, पॉइंट है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी हमारे जो प्रेफरेंसेस होते हैं वो अलग होते हैं। समझ लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके जो प्रेफरेंसेस है वो अलग होंगे, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, ये सारे प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है। इनके प्रेफरेंसेस अलग होंगे, आपको दिखाई देंगे। कोई टीचर है, उनके प्रेफरेंसेस आपको अलग दिखाई देंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई बिजनेसमैन है, तो इनके प्रेफरेंसेस आपको अलग दिखाई देंगे। तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी आपको अलग अलग डिवाइड आप मार्केट को कर सकते हो। मार्केट को डिवाइड करने के, सेगमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अभी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का देख रहे हैं, उसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया? एज के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो, जेंडर के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो, इनकम लेवल के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो, ऑक्यूपेशन के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा लिखा हुआ है एजुकेशन, एजुकेशन के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। देखो, स्कूल के स्टूडेंट्स के अलग थॉट्स होते हैं, उसमें भी आप क्लासेस के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो कि 1 to 5 के बच्चे का अलग थॉट होगा, 6 to 8 के बच्चों का अलग थॉट होगा, 9 to 12 के बच्चे का एक अलग थॉट होगा, उनके प्रेफरेंसेस अलग होंगे, ठीक है, उनका एजुकेशन तरीका अलग होगा। इसके अलावा फैमिली साइज के हिसाब से भी आप बांट सकते हो। कोई फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती है, कोई फैमिली बड़ी फैमिली होती है, बहुत बड़ी फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, ठीक है। तो फैमिली साइज के हिसाब से भी आप बांट सकते हो। रिलीजन के हिसाब से अभी आप बांट सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, रिलीजन के हिसाब से आप बांट सकते हो। उसके बाद आप मैरिटल स्टेटस के हिसाब से भी बांट सकते हो, ठीक है। जो अनमैरिड पर्सन है उनके अलग प्रेफरेंसेस होंगे कोई गुड्स को लेकर के, जो मैरिड व्यक्ति है, मैरिड पर्सन है, उनके अलग प्रेफरेंसेस होंगे कोई भी गुड्स और सर्विसेज को लेकर के। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर शामिल करते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में इन तरीकों से भी बांटा जा सकता है। अब आप एक मार्केटर के रूप से सोच सकते हो कि आपको किस प्रकार का प्रोडक्ट बनाना है और आप किस मार्केट को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ। इस आधार पर बाजार को आयु, लिंग, आय, व्यवसाय, शिक्षा, परिवार का आकार, धर्म,
तथा वैवाहिक स्थिति के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। क्लियर है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, अगर आप एज के हिसाब से जा रहे हो, अगर आपने एक छोटे बच्चे को टारगेट किया है, समझ लीजिए आप 0 to 2 ईयर्स के बच्चे को टारगेट करते हो, चलो 0 to 1 ईयर ले लेते हैं, 0 to 1 ईयर के बच्चों को टारगेट करते हो, उनके लिए बेबी प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, तो आपके लिए टारगेट मार्केट क्या हो गया, एज के हिसाब से आपने डिवाइड किया, एज में भी आपने 0 to 2 ईयर्स के बच्चों को टारगेट किया हुआ है, उनके लिए आप बेबी प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो वो आपका टारगेट मार्केट हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं वुमेन कॉस्मेटिक्स। ठीक है, आपने एज सॉरी जेंडर के हिसाब से एक तो मार्केट को डिवाइड किया, जेंडर में आपने फीमेल मार्केट को टारगेट किया, फीमेल मार्केट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन आपने क्या टारगेट किया, कॉस्मेटिक्स को टारगेट किया। ठीक है, वुमेन्स के कॉस्मेटिक को टारगेट किया, उसमें भी आप स्किन के हिसाब से अलग अलग जाओगे, स्किन शेड्स के हिसाब से अलग जाओगे, स्किन टेक्सचर के हिसाब से अलग अलग जाओगे, तो उसके हिसाब से भी आप मार्केट को डिवाइड करते चलोगे। ठीक है, तो ये वुमेन कॉस्मेटिक्स का हो जाता है आपका। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स, आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाने की ओर जा सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा मार्केट सिलेक्ट कर सकते हैं, एक हाई क्लास सोसाइटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इनकम लेवल पे आप डिवाइड कर सकते हैं, या ऑक्यूपेशन पे आप डिवाइड कर सकते हैं, जो प्रीमियम प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं, और उनको टारगेट करके आप उनके लिए प्रीमियम प्रोडक्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीमियम प्रोडक्ट फॉर हाई इनकम ग्रुप्स। ठीक है, जब आप इनकम के बेस पे डिवाइड करते हो, आप हाई लेवल ऑफ इनकम ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हो, जिसके लिए आप प्रीमियम प्रोडक्ट बना सकते हो, जो उनको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, हो सकता है मिडिल इनकम ग्रुप्स उसको अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन हाई लेवल ऑफ इनकम ग्रुप्स उसको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, सेम चीज़ हिंदी पे लिखी हुई है, बच्चों के उत्पाद, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, उच्च आय वर्ग के लिए प्रीमियम उत्पाद। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन एंड डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, ताकि आप एग्जाम के समय आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, और ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपके ज्योग्राफिकल के अंदर आता है, आप एक साथ उसको मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट आपका ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन हो गया, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा, कंट्री के बेस पे आप डिवाइड कर सकते हो, स्टेट के बेस पे कर सकते हो, सिटी के बेस पे कर सकते हो, रीजन के बेस पे कर सकते हो, क्लाइमेट के बेस पे कर सकते हो, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी के बेस में कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, उसका एग्जांपल हमने क्या देखा था, प्रोडक्ट्स डिजाइन फॉर हॉट एंड कोल्ड रीजन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसको आप हिंदी में बोलो जनसांख्यिकी, जनसंख्या से समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, लोगो पॉपुलेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, जनसांख्यिकी को किस प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, फैमिली साइज के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, एंड मैरिटल स्टेटस के हिसाब से। ठीक है, इसमें आप हमने क्या देखा था, एग्जांपल बेबी प्रोडक्ट्स को देखा था, वुमेन कॉस्मेटिक्स टारगेट कर सकते हो आप, प्रीमियम प्रोडक्ट्स फॉर हाई इनकम ग्रुप्स भी आप टारगेट कर सकते हो। आई होप आपको ये दो पॉइंट जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे, दो बेसिस आप समझ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकेंड पेज पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग थर्ड पॉइंट और फोर्थ बेसिस को देख लेते हैं। थर्ड देखिएगा, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, हिंदी में इसको बोला जाता है मनोवैज्ञानिक विभाजन। ठीक है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, मनोवैज्ञानिक विभाजन। द मार्केट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड सोशल क्लास। ठीक है, इसमें मैं आपको बताती हूँ ये साइकोग्राफिक किस तरीके से बात की जा रहा है, मनोवैज्ञानिक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जिस प्रकार की हमारा एटीट्यूड होते हैं, जिस प्रकार का हमारा परसेप्शन होता है, हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है, हम किस प्रकार के प्रोडक्ट को चूज करना पसंद करते हैं, किस हिसाब से रहना पसंद करते हैं, किस हिसाब से हमारी लाइफ स्टाइल होती है, उस हिसाब से या उस तरीके के कस्टमर के हिसाब से आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो, और उनके लायक प्रोडक्ट आप डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि आप कस्टमर के लाइफस्टाइल को टारगेट कर सकते हो, आपको बहुत सारे ऐसे कस्टमर दिखाई देगा जिनके सेम तरीके के लाइफस्टाइल होंगे, कि सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हेल्दी लाइफ
गुजार रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक अच्छी लाइफस्टाइल हो गई। एक लाइफस्टाइल वाले लोग को आप टारगेट कर सकते हो, एक अच्छी पर्सनैलिटी के लोग को आप टारगेट कर सकते हो, या ऐसी पर्सनैलिटी भी आप टारगेट कर सकते हो जो बहुत फूडी है, जो बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती है, मतलब वो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ऐसी पर्सनैलिटी को भी आप टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा इंटरेस्ट किस किस प्रकार के प्रोडक्ट्स में है, किसी लोगों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पसंद होते हैं, कोई लोगों को गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं खेलना, उनका गेम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, प्लस किसी का डांसिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी का पेंटिंग आर्ट ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। तो आप इंटरेस्ट के हिसाब से भी मार्केट को डिवाइड कर सकते हो, कस्टमर को समझ सकते हो, ठीक है। उनकी वैल्यूज़ किस प्रकार की है, उनका सोशल क्लास किस प्रकार का, वो किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हाई क्लास सोसाइटी से, लो क्लास सोसाइटी से, मिडिल क्लास सोसाइटी से, वो किस सोसाइटी में रहते हैं, किस प्रकार से उनका सोसाइटी क्लास है, उस हिसाब से भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं हिंदी में पढ़ती हूँ इसी चीज़ को। इस आधार पर बाजार को उपभोक्ताओं की जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, रुचियों, इंटरेस्ट, मूल्यों तथा सामाजिक वर्गों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखिए, लग्जरी प्रोडक्ट्स फॉर हाई स्टेटस कंज्यूमर्स, ठीक है। कोई ऐसा लग्जरी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं हाई स्टेटस कंज्यूमर्स के, यानी कि आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे सोशल क्लास के हिसाब से अपने मार्केट को डिवाइड किया, और एक हाई स्टेटस कंज्यूमर, हाई क्लास सोसाइटल पर्सन को आपने चूज किया, ऐसे ग्रुप को आपने टारगेट किया, और उनके लिए आप एक लग्जरी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है। तो आपने टारगेट क्या किया, यहाँ पे हाई क्लास सोसाइटी को टारगेट किया है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं फिटनेस प्रोडक्ट्स फॉर हेल्थ कॉन्शियस पीपल, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हेल्दी पर्सन है, वो बहुत फिट रहने वाला पर्सन है, ठीक है। तो उसके लिए यदि आप फिटनेस प्रोडक्ट्स बना रहे हो, ऐसे कंज्यूमर को आपने टारगेट किया, ऐसे मार्केट को आपने टारगेट किया जो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस पीपल्स है, जिनको फिटनेस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, जिसको फिट रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए जब आप फिटनेस प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके किसके अंदर आ जाता है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, उच्च वर्ग के लिए लग्जरी उत्पाद तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए फिटनेस उत्पाद बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ, ठीक है। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन मनोवैज्ञानिक विभाजन इसको बोला जाता है। इसके अंदर कस्टमर को या मार्केट को किस प्रकार से डिवाइड किया जा रहा है, कंज्यूमर्स के लाइफस्टाइल को देख करके, पर्सनालिटी को देख करके, इंटरेस्ट कैसा है, किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट है, वैल्यूज किस प्रकार की है, एंड सोशल क्लास कौन सा है, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है। इन बेसिस पे आप साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के तौर पे मार्केट को डिवाइड करते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट हम लोग अपना बेसिस देख लेते हैं, लास्ट सेगमेंटेशन कौन सा होता है देख लेते हैं, बिहेवियरल सेगमेंटेशन, हिंदी में इसको बोला जाता है व्यवहारिक विभाजन। क्या बोला जा रहा है, व्यवहारिक विभाजन बोला जा रहा है, ठीक है। द मार्केट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर, यहाँ पे मार्केट को कैसे डिवाइड किया जा रहा है, कंज्यूमर्स का बाइंग बिहेवियर देख करके, यानी कि उसका बिहेवियर कैसा, उसमें आप नाम से ही समझ पा रहे होगे, बिहेवियरल सेगमेंटेशन, व्यवहारिक विभाजन, उन कस्टमर्स का व्यवहार देख करके आप मार्केट को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। उनका बिहेवियर कैसा है, प्रोडक्ट यूजेस, वो किस प्रकार से प्रोडक्ट यूज करते हैं, रेगुलर बेस पे करते हैं या एक बार खरीदना ही पसंद करते हैं, या अलग अलग चीज़ें बार बार खरीदना पसंद करते हैं, एक प्रोडक्ट के साथ वो लोग बोर हो जाते हैं, फिर कोई दूसरी चीज़ खरीदना शुरू करते हैं, तो उनका प्रोडक्ट यूजर्स कैसा है, प्लस ब्रांड लॉयल्टी कैसी है, मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया, कोई कस्टमर है जो एक प्रोडक्ट किसी ब्रांड से खरीदता है, अगर वो चीज़ उसको पसंद आती है तो वो क्या करता है, बार बार उसी चीज़ को खरीदता है, यानी वो ब्रांड के प्रति लॉयल हो जाता है, उसको लगता है हाँ मुझे क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, प्राइस पे भी मुझे अच्छे से मिल रहा है, वो कंपनी जो है वो भी बहुत अच्छी है, उसका जो ब्रांड है वो भी बहुत अच्छा है, तो वो क्या हो जाता है, ब्रांड के प्रति लॉयल हो जाता है। तो ब्रांड लॉयल्टी है कि नहीं, या है तो उसके बेसिस पे डिवाइड करना, प्लस बेनिफिट सॉर्ट पे डिसाइड करना, ठीक है।
उसके बाद आप लोग देख सकते हैं परचेज ओकेशन, मतलब किस कौन कौन से क्या कोई वो ओकेशन पे उस गुड्स को परचेज करना पसंद करते हैं, या कोई फेस्टिवल आता है, कोई जैसे कि हम लोग देखते हैं ना दिवाली है समझ लीजिए, तो दिवाली में हम लोग देखते हैं कि धनतेरस अगर आ रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग ज़्यादातर सोना लेने के लिए निकल जाते हैं अपने घर से, ठीक है, ज़्यादातर चांदी लेने के लिए निकल जाते हैं, ज़्यादातर जो यूटेंसिल्स हैं उनकी शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। यानी कि धनतेरस के दिन हिंदू कल्चर में आप लोग देखोगे तो धनतेरस के दिन हम लोग क्या करते हैं, सोना खरीदना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है उस दिन, चांदी खरीदना कंपलसरी हो जाता है, या ज़्यादातर यूटेंसिल्स बर्तन खरीदना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मतलब ये इससे ये पता चलता है कि क्या जो कस्टमर है वो सिर्फ ओकेशंस पे वो चीज़ को लेने के लिए निकलते हैं, या फिर वो कंटिन्यूसली हैबिट है उनका उस चीज़ को खरीदना, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हो। एक बार मैं आपको सेम चीज़ को हिंदी में पढ़ करके दिखाती हूँ, सेम वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको इंग्लिश में समझाया है, ठीक है। चलिए, इस आधार पर बाजार को उपभोक्ताओं के खरीद व्यवहार यानी बाइंग बिहेवियर, उत्पाद के उपयोग यानी कि प्रोडक्ट यूसेज, ब्रांड निष्ठा, अपेक्षित लाभ तथा खरीद के अवसरों के आधार पर विभाजित किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है उनको भी क्लियर हुआ होगा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे रेगुलर यूजर्स, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट यूसेज की बात करी, तो क्या कस्टमर ऐसा है जो रेगुलर यूजर है हमारा, जो हमारे प्रोडक्ट को रेगुलर बेस पे यूज करता है, उस रेगुलर बेसिस पे है, रेगुलर कस्टमर है हमारा, या फिर फर्स्ट टाइम बायर है, कोई एक ऐसा बायर है जो एक बार ही गुड्स ले जाता है फिर उसको दूसरी चीज़ें ट्राई करने का मन करता है, उसको वही चीज़ सेम चीज़ें यूज़ करना पसंद नहीं, उसको दूसरी चीज़ें यूज़ करना पसंद है, या डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद है, या एक ऐसा कस्टमर होगा जो लॉयल कस्टमर होगा आपका, ठीक है, जो ब्रांड के प्रति लॉयल होगा, जो स्टोर के प्रति लॉयल होगा, जो उस प्रोडक्ट के प्रति लॉयल होगा। तो लॉयल कस्टमर्स भी होते हैं हमारे पास, उनके बेसिस पे भी हम बिहेवियरल सेगमेंटेशन के अंदर मार्केट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। नियमित उपयोगकर्ता, पहली बार खरीदने वाले ग्राहक तथा ब्रांड के प्रति वफादार ग्राहक, ठीक है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में फटाफट से ये दो बेसिस को जल्दी से मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ, फिर से बता देती हूँ ताकि आप एग्जाम के समय कंफ्यूज ना हो। थर्ड पॉइंट हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, मनोवैज्ञानिक, इसको आप साइकोलॉजी से याद रखिएगा, ठीक है। कस्टमर के लाइफस्टाइल के हिसाब से बांटा जाता है मार्केट को, पर्सनैलिटी के हिसाब से बांटा जाता है, इंटरेस्ट के हिसाब से बांटा जाता है, वैल्यूज के हिसाब से बांटा जाता है, प्लस सोशल क्लास के हिसाब से बांटा जाता है। और बिहेवियरल सेगमेंटेशन यानी कि व्यवहारिक विभाजन, व्यवहार इसमें याद रखिएगा, कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर कैसा है यानी कि उपभोक्ताओं के खरीदी व्यवहार कैसा है उसके हिसाब से बांटा जा सकता है, प्रोडक्ट यूसेज के हिसाब से बांटा जा सकता है, ब्रांड के प्रति कितनी लॉयल्टी है, ब्रांड लॉयल्टी के हिसाब से बांटा जा सकता है, बेनिफिट सॉर्ट्स यानी अपेक्षित लाभ कितने हो सकते हैं उसके हिसाब से बांटा जा सकता है, एंड लास्ट परचेज ओकेशन, क्या ओकेशन पे ही उस चीज को खरीदना पसंद करेंगे लोग, या ओकेशन के दिन ही खरीदते हैं उस चीज को या उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ठीक है। इन चीजों पे भी आप बिहेवियरल सेगमेंटेशन के अंदर मार्केट को बांट सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्विस मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।